कहाँ पे पढ़ाया था जो है ये हो गया था ना, लोकतंत्र तो हो गया था पूरा, सही बता दिया था। इसको देख लो जो है ये क्या है, एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय लोकतंत्र क्या है और क्यों में दिए गए सभी प्रश्नों के हल जो है क्या है। पहला क्या है, दिव्यांग स्कूल से घर गई है, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। सही है ये बात, बताओ? हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। किसी का शोषण हो सकता है लोकतंत्र में? नहीं हो सकता। सभी समान है, सभी लोग क्या है, बराबर है। लोकतंत्र का अर्थ है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, ये भी गलत है, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ठीक है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करेगी। जिसको हम चाहेंगे उसी को क्या करेंगे, चुनेंगे जो है, जिसको नहीं चाहेंगे उसको हटा दिया जाएगा जो है। उत्तर क्या है इसका? पहले और दूसरे विचार में ऐसी लोकतांत्रिक सरकारों की बात हो रही है जहाँ लोगों के क्या है, जहाँ लोगों के पास चुनाव का अधिकार तो है पर विकल्प नहीं है जो है। जैसे चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो केवल, तो वही जो है क्या कर सकती है, वही किसी को वही राज चला सकती है। किसी को अगर इलेक्शन लड़ना है जो है तो क्या है, उस पार्टी से जो है पहले परमिशन लेना होगा जो है, देन ओनली यू कैन फाइट ए इलेक्शन जो है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है जो है, आप स्वयं की अपनी भी पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों में से ही दोबारा चयन करना होगा। यह सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। तीसरा विचार दर्शाता है, बी क्या है, तीसरा विचार दर्शाता है कि जब व्यक्ति न्यायप्रिय होता है तो लोकतंत्र संभव होता है। जब न्यायप्रिय होगा जो है, वो अन्याय में विश्वास करेगा जो है, तो क्या होगा, लोकतंत्र संभव होता है। परंतु जब व्यक्ति अन्यायी होता है तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र उस देश की जरूरत बन जाता है। ठीक है। चौथे विचार में ये सारे विचार हैं जो है। ठीक है। चौथा विचार क्या कहता है, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे जो है। तो क्या है, चौथे विचार में यह बताया कि हम वैसी ही सरकार का शासन होना चाहिए जिसके हम लायक हैं। लोकतंत्र लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा होता है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है आपका बच्चा। ठीक है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों को हमारी ज़रूरत का भी ध्यान रखना चाहिए और देश की गरिमा का भी। पांचवें विचार में लोकतंत्र की बुराइयां और कमियों को लोकतंत्र में से ही दूर करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमेशा 100% सही होता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमेशा 100% सही होता है, कुछ उसमें त्रुटियां भी हैं जो है। ठीक है। अगला क्या है, लोकतंत्र में भी गलतियां होती हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि इसमें हम गलतियों को सुधार सकते हैं। या तो शासक अपने निर्णय बदलेंगे या फिर शासकों को ही जनता बदल देगी। ठीक है। शासक क्या करेंगे, अगर अपने निर्णय बदलेंगे नहीं तो जनता क्या करेगी, शासक को बदल देगी जो है। इस प्रकार लोकतंत्र की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अगला क्या है, इराक में जो है अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बनाता है। यह कार्टून क्या करता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है। ये देखो, ये क्या, इराक में यह जो है एक कार्टून बना था जो है। ठीक है। कार्टून में क्या है, डेमोक्रेसी को लोग इकट्ठे होकर जो इस चित्र में उठा रहे हैं जो है। उत्तर क्या है इसका, डेमोक्रेमी का इस तरह लिखा जाना दर्शाता है कि यह सही अर्थ में लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका और उसके साथियों ने अपने लाभ के लिए इराक में सैन्य शक्ति का प्रयोग कर लोकतंत्र का मजाक बनाया है। अमेरिका स्वयं एक लोकतांत्रिक देश है पर उसने लोकतंत्र का पालन नहीं किया था। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चलाया हुआ तंत्र जो है, प्रणाली जो है, सिस्टम जो है। कौन चला रहा है देश को, लोगों द्वारा चुने हुए। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
MP हैं, MLA हैं, सांसद है, विधायक हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे सरपंच है जो है, अगर नगर पालिका नगर पंचायत है, ठीक है, नगर निगम है जो है, वहाँ पे कौन है, वार्ड मेंबर है जो है, जिले लेवल पे कौन है, जैसे आपकी क्या है, जिला पंचायत है वहाँ, राज्य लेवल पे क्या है, विधानसभा है, असेंबली है आपकी, स्टेट असेंबली, और केंद्र लेवल पे आपका पार्लियामेंट है, संसद भवन है। उसी तरह हर एक ज़िले में जो है कि क्या है आपका जो है जिला पंचायत है, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य हैं वहाँ पे, जो चुन कर जाते हैं, लोगों द्वारा चुन कर जाते हैं जो बच्चा, ठीक है। अगला क्या है, सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। शासकवाद पार्टी और इसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? उत्तर जो है ए, हाँ, यह कार्टून चीन पर लागू किया जा सकता है, सीरिया जो है, क्योंकि चीन में एक पार्टी की ही सरकार है। चीन में क्या है, एक ही पार्टी की सरकार है। वहाँ चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है। वर्ष 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। अगला क्या है, मैक्सिको जो है, मैक्सिको में 3 बड़े राष्ट्रीय दल हैं। ये दल हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो PRI, नेशनल एक्शन पार्टी NAP जो है, फिर अगला क्या है, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी PDR। लेकिन वर्ष 2000 के चुनाव तक हर चुनाव PRI ही जीतती आई थी। चुनाव में तरह तरह के गलत तरीके अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI विख्यात थी जो है, ठीक है। अगला क्या है, इसलिए वर्ष 2000 तक यह कार्टून मैक्सिको पर लागू किया जा सकता था। वर्ष 2006 में हुए चुनाव में PRI तीसरे नंबर पर खिसक गई, ठीक है। तब अब वहाँ किसका है गठबंधन? वहाँ गठबंधन की सरकार है। जैसे बीच में था ना 2014 के पहले जो सरकारें थी जो है वह क्या थे, गठबंधन की सरकार है। आज भी जो है भारत की जो सरकार है वह क्या है, गठबंधन की सरकार है जो है, वह BJP की सरकार नहीं है। BJP एक पार्टी है जो, लेकिन वहाँ गठबंधन की सत्ता चल रही है। गठबंधन मतलब मान लो अगर जैसे पार्लियामेंट है, संसद भवन है, तो उसमें जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए, समझ रहे हो, 2/3, आधे से ज़्यादा जो है। मान लो जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो उसके विधानसभा में कितनी सीटें थी जो है, 70 सीटें थी जो है। तो अगर जिसके पास 36 सीटें होंगी, 35 से एक ज़्यादा होगा, फिर वही वहाँ पे क्या होगा, वही पार्टी जो है क्या करेगी, मतलब कहते हैं जो भी है कार्य प्रणाली या जो इस तरीके से सारा कार्यभार वही देखेगी जो है। लेकिन अगर मान लो कि कई सारी पार्टियां लगी, अगर 5-6 पार्टियां लड़ गई जो है, A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, सारी पार्टियां लड़ गई जो है, और किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिला, तो 2 लोग क्या करेंगे जो है, जो बहुमत की जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए जो क्या करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, मतलब दोनों लोग मिल जाएंगे जो है। समझ में आ गया? तो उससे क्या होगा, और 2/3 बहुमत चाहिए जो है। जैसे 2/3 बहुमत लाने के लिए, जैसे अभी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था केंद्र में जो है, उसमें क्या हुआ था, BJP बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई थी, जो उसको केवल 240 सीटें चाहिए थी, और संसद में कितनी सीटें हमारे 545 है जो है, तो लगभग जो है 282 सीटें चाहिए थी जो है। तो बाकी उसने क्या किया, आपका दूसरे पार्टियों से गठबंधन करके जो है अपनी क्या की, अपनी सीट को पूरा कर लिया उसने जो है। नया ऐसा होता है बच्चा। अगला क्या है, लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बना ताज जीत की निशानी को निरूपित करता है। यह दर्शाता है कि यह ताज उसके सिर बंधेगा जो चुनाव जीतेगा। कार्टून देखकर यह पता चलता है कि दुनिया के बहुत से देशों ने इसे अपना लिया है, परंतु सभी ने इसे नहीं अपनाया है, ठीक है। अगला क्या है, यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना था। लैटिन अमेरिका जो है कंट्री है जो वहाँ की, क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? क्या जो है उत्तर, यह कार्टून बंदूक के दम पर भूत पर कब्जे को दर्शाता है। बंदूक के दम पर क्या करते हैं लोग,
बूथ को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। यह कार्टून पाकिस्तान पर भी लागू किया जा सकता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, सेना की मदद से लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। क्या किया हो, वह स्वयं जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे जो है। यह कार्टून इराक, चीन आदि जैसे देशों पर भी लागू किया जा सकता है। ऐसा हमारे देश में संभवतः नहीं होता है। यह कार्टून लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है, क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कार्टून में थैलियाँ चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पैसे को दर्शाती हैं। जब चुनाव आता है ना तो लोग क्या करते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, गहने बांटते हैं ना जो है, आइसक्रीम बांटते हैं, सारी चीज़ें बांटते हैं जो है। तो यह क्या है, एक तरीके से लोग लालच देते हैं जो है। आज जैसे लोग लालच दे रहे हैं ना, सारी पार्टियाँ वाले फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या होगा कि आने वाले समय में जैसे कुछ देश जो थे वहाँ पे ब्राज़ील और ऐसे ही कुछ देश थे जो है, वहाँ पे क्या हुआ, लोग बांटते चले गए जो, और इससे क्या हुआ, देश जो है कर्ज में डूब गया हमारा जो है। भारत क्या है, भारत आज कर्ज में डूब रहा है। क्यों डूब रहा है, क्योंकि पार्टियाँ क्या कर रही हैं, फ्री बीज बांट रही हैं, फ्री में बांट रही हैं सारी चीज़ें, और उसके लिए वह क्या कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज ले रही हैं। कर्ज ले लेकर क्या कर रही हैं, कहीं से कर्ज लेकर लोगों को पैसा बांटा जा रहा है। ठीक है, रोजगार उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है जो, ठीक है। अभी था ना क्वेश्चन जो है, शैक्षणिक बेरोजगारी क्या है, जो शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित लोग क्यों बेरोजगार हैं उसके बारे में। केवल राजनीतिक दल ही नहीं, सरकार भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पैसा खर्च करती है। ठीक है, पैसा खर्च करती है, हर जगह लगा है ना कि आप 1 जून को आइए, 1 जून 2024 को क्या करिए, मतदान करिए। सरकार भी क्या कर रही है, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतलब चुनाव करने के लिए क्या करती है, स्वयं पैसा खर्चा करती है। यह कार्टून कहना चाहता है कि हम पैसे की ताकत से लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। हाँ, यह कार्टून भारत पर लागू हो सकता है। जैसे क्या हुआ था महाराष्ट्र में कुछ समय पहले जो है, बीजेपी ने क्या किया था, जो पार्टी थी वहाँ की, उसने पैसे के दम पे क्या किया, MLA खरीद के जो है और सरकार बना ली। गोवा में उन्होंने पैसे के दम पे खरीद के जो है सरकारें बना ली जो है, पैसों के दम पे, पैसों का लालच देके, करोड़ों रुपए अरबों रुपए देकर जो है सरकारें खरीद ली गई जो है। ठीक है, यही सारी चीज़ें बच्चा। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। ठीक है, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट जो है, इस कार्टून में 2 संदेश दिए गए हैं। पहले संदेश में वोट देने के लिए समान अधिकार और सभी की वोट की बात कही गई है। वहीं दूसरे संदेश में बताया गया है कि तानाशाह को सिर्फ ऐसी स्थिति पसंद है जहां सारे निर्णय वह अपने अनुसार ले और उसी की वोट का मूल हो। पहला कार्टून यह दर्शाता है कि अमेरिका सेना के अधिकारी इराक में लोकतंत्र की बहाली का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस कार्टून में दिखाया गया है कि इराक में लोकतंत्र पहले से ही बहाल हो चुका है। समझ आ गया। अगला क्या है, चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइट पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। ठीक है, गूगल और याहू जैसी जो लोकप्रिय क्या है सर्च इंजन है, उस पर क्या किया है चीनी सरकार ने, चीन की उसने प्रतिबंध लगा रखा है। जो उसे सूचना का जो हमारा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको प्रतिबंध लगा के रोक दिया है, जो हनन कर रही है सरकार हमारी सरकार जो है। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की और अन्य बड़ी घटना की याद दिलाती है। वह घटना क्या थी, उसके बारे में अन्य ब्यौरे जुटाइए। उत्तर क्या है इसका, यह कार्टून 4 अप्रैल 1989 को चीन में हुए तियानानमेन चौक की घटना को दर्शाता है। अप्रैल 1989 में समाज सुधारक हु याओ बंग की मौत से आक्रोशित लोग बीजिंग के तियानानमेन चौक के आसपास जमा होने लगे और प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन में ज़्यादातर छात्र थे। उनकी मुख्य मांगें थीं अर्थव्यवस्था में सुधार, प्रेस और मीडिया की आज़ादी।
राजनीतिक आज़ादी। चीन की सरकार ने निर्मम ढंग से इस आंदोलन को कुचल दिया, जिससे काफ़ी छात्रों की जान गई। इस कुकृत्य के लिए दुनिया भर में चीन की घोर निंदा हुई। अगला क्या है? यह कार्टून ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का है, जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे, यह जरूरी है? पहले अध्याय में जिन तानाशाहों का जिक्र हुआ है उनके बारे में ऐसी जानकारियां जुटाएं। अगर संभव हो तो इनके साथ नाइजीरिया के अबाचा और फिलीपींस के मार्कोस के बारे में भी ऐसी जानकारियां इकट्ठी करें। ठीक है। इस कार्टून में तानाशाही का जो छुपा पक्ष दिखाया गया है वह तानाशाह की निर्दयता और निर्ममता है। हिटलर जैसे तानाशाहों ने लाखों लोगों को अवांछित बताते हुए उन्हें गैस चेंबरों में मरवा दिया। ठीक है। उसने क्या किया था? लोगों को गैस चेंबरों में मरवा दिया था। अमोनिया गैस हुई, NH3 जो है, अमोनिया गैस बहुत हार्मफुल होती है। तानाशाह प्रायः उन सभी व्यक्तियों को मरवा देते हैं जो उनकी सत्ता के विरुद्ध होते हैं। यह बुरा पक्ष इस कार्टून में दिखाया गया है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक तानाशाह का छुपा पक्ष हो। यदि कोई तानाशाह वास्तव में देश और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो उसे इस छुपे हुए पक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको यह किसी को मरवाने की या किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है वही उसका विरोधी ही नहीं होगा। जो है आ गया। हमने पहले निम्न तानाशाहों के विषय में पढ़ा। जनरल पिनोशेट चिली के थे जो में 11 सितंबर 1973 को जनरल पिनोशेट की अगुवाई में सेना के आयंदे सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इस तख्ता पलट के बाद पिनोशे वहां के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 17 साल तक शासन किया। अगला कौन है? तानाशाह जनरल विटोल्ड जारुजेलस्की। ये पोलैंड के अंतिम साम्यवादी नेता थे। ये वर्ष 1985 से 1990 तक पोलैंड की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 1989 में जो पैरिस गोलमेज समझौता हुआ, जिसके अनुसार पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग को स्वीकार कर लिया गया और जनरल जारुजेलस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनरल सानी अबाचा ये एक नाइजीरियन तानाशाह और नेता था। वर्ष 1993 से 1998 तक ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे। इनका समय नाइजीरिया में मानवाधिकार खंडन और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। इन्होंने प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता केन सारो-विवा को फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने नाइजीरिया में कभी भी लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। लोकतंत्र को लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उनको कभी पनपने नहीं दिया। इतिहास में भ्रष्ट पनपने मतलब कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ का उदय हो रहा है, लोगों को उठने नहीं दिया, उन्होंने लोगों को दबा दिया जो है। ठीक है। ये इतिहास में भ्रष्ट नेताओं की सूची में चौथे नंबर पर है। अगला कौन है? एड्रालिन मार्कोस। ये वर्ष 1965 से 1986 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। इन्होंने आर्थिक सुधार और देश की प्रगति के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की, लेकिन इनके शासनकाल को भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के खंडन के लिए जाना जाता है। वर्ष 2004 में इनका नाम भी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेताओं की सूची में आया। कहा जाता है कि अपने 21 साल के शासन में इन्होंने $5 बिलियन से $10 बिलियन का गबन किया। ठीक है। बिलियन मतलब मिलियन के बाद बिलियन आता है। अगर 6 जीरो लगे रहेंगे तो मिलियन हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। फिर उसमें 6 जीरो ऐड करोगे तो बिलियन हो जाएगा। फिर 6 जीरो और ऐड करोगे जो है तो क्या हो जाएगा? ट्रिलियन हो जाएगा। इतने जो है 5 से 10 बिलियन डॉलर का जो है, अमेरिकन डॉलर मतलब $1 भारत में कितना होता है? इसमें 87 रुपये है। अमेरिका का $1 जो है और इंडिया का 87 रुपये और अमेरिका का $1 बराबर होगा जो है। तो समझ लो यार इतने बिलियन है जो है, तो उसमें जब रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है। अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या हुआ होता? क्या ऐसी स्थिति में हम एक राष्ट्र बने रह सकते थे? अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो यहाँ रहने वाले अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अपना धर्म रीति रिवाज आज़ादी के साथ नहीं अपना सकते थे। यहाँ अलग अलग धर्म और
बोली के लोगों के बीच टकराव और लड़ाई झगड़े आम बात होती तथा जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय होते वे सभी डर और भय की जिंदगी व्यतीत करते, परंतु लोकतंत्र ने सभी परेशानियों का शांतिपूर्ण हल निकाला है। यही सबसे अच्छा तरीका है सारे भेदभाव और टकराव की स्थिति दूर करने के लिए। यदि भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो हम एक राष्ट्र नहीं बने रह सकते थे। भारत में विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। बिना लोकतंत्र के इन सभी को साथ लेकर चलना असंभव था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक तथा पक्का नहीं लिखे। देश के जो लोग देश के आधिकारिक धर्म की नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। देश क्या है? देश ख, एक ही पार्टी पिछले 20 वर्ष से चुनाव जीत रही है। देश ग, पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर अगला क्या है? देश ख, ये क्या है? घ जो है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। बताओ जहाँ पे क्या है? पहले का उत्तर क्या है? अलोकतांत्रिक है जो है, ये वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं जो है। अगला क्या है? पिछले क्या है? चुनाव जीत रही है, पक्का नहीं है जो है। फिर अगला क्या है? पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लोकतांत्रिक जो है। फिर यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अलोकतांत्रिक, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है जो है वहाँ पे। नया अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। सूचना मतलब जानकारी जो है, समझ में आया? इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। देश क्या है? उसमें संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। देश 6 जो है क्या? संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। देश देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश के से संधि नहीं कर सकते। देश देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। पहला क्या है? अलोकतांत्रिक है जो है। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक है जो है। तीसरा क्या है? पक्का नहीं है जो है। चौथा अलोकतांत्रिक। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? कौन सा? मार्क्सवादी। कहाँ पढ़ रहे थे? क्या क्वेश्चन है बताओ? इस बारे में चर्चा कीजिए कि वर्ष 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी जो है? जो क्या हुआ था बच्चा ना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो है, उसमें जो जर्मनी था उसको बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। वहाँ के बहुत से लोग मारे गए थे जो है। तो हिटलर ने क्या किया, वहाँ के लोगों को भड़काया जो है। क्या भड़काया? कि जो भी हुआ है जो है इन्हीं लोगों के कारण हुआ है, देश हमारा इतना कर्ज में डूब गया है, इतना ये हो गया है। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ जो है तो उसके बाद कुछ पैसा लगाया गया उसके ऊपर कि जो भरपाई हुई है किससे होगी? जर्मनी से होगी। जो मतलब जो हारे थे देश जो है। पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से लेके 1944 तक हुआ था जो है। उसीलिए जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो है। वहाँ के लोगों को भड़काया उसने जो है। कौन भड़काया? वहाँ का जो हिटलर था जो, उसी ने जो है। और इटली में मुसोलिनी था जो, उसने भड़काया बहुत लोग, वहाँ के लोगों को। समझ में आया? जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता के मुख्य कारण इस प्रकार थे। वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साई में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मन नागरिकों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे, और अंततः इसे जर्मनी में हिटलर के नाथसीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। ठीक है।
वो क्या सोचते थे कि हिटलर हमको क्या करेगा, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा और जो भी है, जो पहले विश्व युद्ध में जो कुछ हुआ है उससे हमको क्या करेगा, वह निजात दिलाएगा, आज़ादी दिलाएगा ना। अगला क्या है, आर्थिक संकट जो है 1929 में जो है एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जो है पूरे विश्व में, जो है लोग भूखे मर गए थे, जो है साल्वेशन होते मतलब क्या कहते हैं, नरकंकाल हो चुके थे। भारत में भी आया यह मंदी आई थी, आर्थिक मंदी जो है, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, सब कुछ जो है आपका, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ा, आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट वर्ष 1929-33 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट का जर्मन अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। राजनीतिक उथल पुथल, जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त कम्युनिस्ट, सामाजिक लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर मिल गया। अगला क्या है, लोकतंत्र के प्रति अविश्वास। जर्मन को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मन का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। जैसे चौक होता है ना, जिसे लिखते हैं वह भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, टूट जाता है जल्दी, कांच भी हमारा भंगुर है। उसी तरह लोकतंत्र वहाँ के लोगों के लिए क्या था, यह भंगुर विचार था जो है, समझ में आया। लोग स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे जो है। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उनको दिए वादे पूरे करने की योग्यता थी। जर्मनी की हार। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साय की संधि के बाद पूरी जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का समाधान करने में असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक अच्छा वक्ता था जो है, क्या था वह, एक अच्छा वक्ता था जो है, बहुत अच्छा बोलता था वह जो, समझना क्या, वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। वो अपने जोश भरे शब्दों से क्या करता था, जनता को अपने पक्ष में करता था जो है। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करके वर्साय की संधि के अन्याय का बदला लेने और जर्मन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। समझाया? और कोई और कुछ? और कौन सा इम्पोर्टेंट है? पेज नंबर देख लो, पेज नंबर बताइए उसमें। ये क्या? भारत के उत्तर के विशाल मैदान की जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए जो है। भारत के उत्तर के जो है 4 दिशाएं होती हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में विशाल मैदान है जो है, ठीक है, आपका जो मैदान है वहाँ पे जल प्रवाह प्रणाली, मतलब प्रणाली को कहते हैं सिस्टम जो है, ठीक है। जल मतलब वाटर, प्रवाह मतलब
जो ड्रेनेज है एक तरीके से, उसका जो है क्या करनी है, वर्णन कीजिए जो है। एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र को निम्न नदी तंत्रों के तहत बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मतलब किलोमीटर गुणे किलोमीटर। इस रूम की अगर एरिया निकाली है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे जो है, तो इतना जो है एरिया है, ये क्षेत्रफल है। वर्ग निकालना आता है ना, जैसे 4 का वर्ग कितना क्या होगा, 4 गुणे 4 जो है, तो यह वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2,880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 1114 किलोमीटर भाग ही है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो है। ठीक है, कहाँ से होता है, एक हिमनद से होता है। कैलाश तिब्बत जो है, यह तिब्बत अब कहाँ है, चाइना के पास है जो रूफ ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो जिसको छत कहा जाता है, वह क्या है, भारत हार गया। पहले वह भारत में था जो है, पर क्या हुआ, सन 1962 के युद्ध में जो है वह चाइना ने इस पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। समझ में आ गया। अगला क्या है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी अपनी जल प्रणाली तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जो गंगा रिवर है आपकी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कितने जिले हैं, टोटल 13 जिले हैं जो है, उसमें आपका उत्तरकाशी जो है, उस जिले से जो है वह नदी निकलती है। गोमुख हिमनद से क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है जो है। और वह क्या करती है, एक पानी की एक छोटी सी धारा बह रही है। किस तरह ना, जैसे नल का पानी बहता है ना, उसी तरह। और वही धारा बहते बहते क्या होता है, एक नदी का रूप लेती है। समझ में आ गया। यहाँ यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग क्या है, ये भी उत्तराखंड में है। यह अलकनंदा से मिलकर जो है क्या है, गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मान सरोवर के निकट जयमायुंग डुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, प्रायद्वीप भारत का अपवाह तंत्र। दक्कन के पठार, ठीक है, का अपवाह तंत्र हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था तथा नदी घाटियों के चौड़े व उथले होने से स्पष्ट होता है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों एवं अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। समझ आ गया, कम हो गया। इसी का उत्तर ये नहीं हो जाएगा जो कल लिखवाए थे, वो भी लिख सकते हो, इसको भी लिख दो मान लो। मतलब यह है जो है, यहाँ पे 2 सिस्टम दिया गया है, और मैंने जो आपको बताया था वह जो है 4 है, जो है 4 है, आप बोल सकते हो। इसी के बारे में लिख दीजिएगा। और कौन सा क्वेश्चन है, बस हो गया, और कुछ पढ़ना है, और कुछ बचा है कि सब हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। और आए तो वो माँ बता, हाँ वो नहीं पता है। क्या चाहिए, हाँ नए क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, ये क्या देखना है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान झांसी होगा, झांसी की वाराणसी। नहीं कंफर्म नहीं, हम कंफर्म नहीं होगा, झांसी की थी लेकिन रानी
वो 12 साल की उम्र में ही शायद शहीद हुई थी। 12 साल की उम्र में गद्दी पे चढ़ गए। तो झांसी में ही हुआ होगा जहाँ तक, क्योंकि वाराणसी क्या करने आए होगा, झांसी में ही आएंगे। फोन पे देखे तो वाराणसी पर बता। फोन पे देखे थे कंफर्म, विकीपीडिया में देखे थे आप? विकीपीडिया में देखे थे? हाँ तो हो सकता है, मैं क्या पता वाराणसी में उनका जन्म हुआ हो। और कुछ बस चलो, तो 15 आधा घंटा एक और चैप्टर देखता हूँ, कोई बता देता हूँ उनको, और उसके बाद फिर आपको उनको देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, जो है अध्याय 3 जो है चुनावी राजनीति जो है। चुनाव मतलब चुनना जो है। मान लो क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके परिवार में जो है कितने सदस्य हैं? कितने लोग हैं बताइए? 10 लोग हैं। तो मान लीजिए घर का मुखिया कोई एक ही होगा, एक फैमिली हेड मेंबर होगा ना, किसी को चुना होगा। आप लोग सभी लोग उनकी बातें मान रहे हैं, सुन रहे हैं, वह जैसे कह रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं, तो वह क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है? फैमिली हेड कहा जाता है। उसी तरह चुनाव भी क्या है, यहाँ पे मान लो मऊ जिले में जो है कुछ लोग हैं जो है, तो किसी एक व्यक्ति को हमने क्या कर रखा है, अपना सारा कार्यभार जो है, जो भी एक तरीके से सौंप रखा है। जैसे यहाँ के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या विधायक हैं, या आपके वार्ड मेंबर हैं, या आपके सभासद हैं, या ग्राम पंचायत लेवल है तो आपके जो सरपंच हैं, उनको हमने क्या कर रखा है, सारी चीज़ें अपनी बागडोर जो है हमारी तरफ से जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सिटीजन जो है, आप क्या करना है, आपको बात करना है, हमारी समस्याओं को उठाना है, क्या हमें दिक्कत है, क्या हमको चाहिए, हमारे यहाँ क्या समस्याएं हैं, कुछ कार्य करना है। ये सारा जो भी बागडोर हमने दे रखी है जो है, तो उसके लिए क्या होती है, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे तो उठा के किसी को भी तो बना नहीं दिया जाएगा। जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको लोग चुनेंगे जो है, एक चुन के भेजेंगे, वही जाएगा वहाँ पे, और वही क्या करेगा, वह सारा कानून या नियम बनाएगा। क्योंकि आज डेमोक्रेसी में जो है क्या होता है, लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? लोगों द्वारा चुने हुए लोग ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं। और कहाँ से वह आ रहा है? लोगों द्वारा ही चुने जा रहा है और लोगों के लिए ही बना रहा है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही है आपका। तो चुनावी राजनीति जो है, राजनीति का क्या परिभाषा है? राज करने के लिए या या राज्य को या देश को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसी को राजनीति कहा जाता है। किसी भी लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रही है, डायरेक्टली वह शासन नहीं कर रही है, लेकिन वह क्या कर रही है, अप्रत्यक्ष